हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। व्यास मेडिहब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज लाए हैं हम आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की नेक्स्ट डिजीज़ अस्थमा। अस्थमा एक वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो एक्यूट कंडीशन में भी देखी जा सकती है और क्रॉनिक कंडीशन में भी देखी जा सकती है। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन के रूप में। तो अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयर वे कॉज्ड बाय एलर्जिक रेस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकी। यानी जो एलर्जिक रेस्पॉन्स के कारण से जो ब्रोंकी का एयर वे है वो इन्फ्लाम्ड हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या नैरो हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ अस्थमा की। तो अस्थमा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एलर्जिक अस्थमा और एक होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। कंडीशन के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट अस्थमा और दूसरा होता है क्रॉनिक अस्थमा। तो हम लोग अभी टाइप ऑफ अस्थमा यानी कि टाइप एन प्रकार के आधार पर कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें एलर्जिक एजेंट के द्वारा और नॉन एलर्जिक एजेंट के द्वारा जो अस्थमा अटैक आते हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो टाइप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एलर्जिक अस्थमा और नॉन एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा को हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंसिंग अस्थमा भी कह सकते हैं, और नॉन एलर्जिक को हम क्या कह सकते हैं? इंटरेस्टिंग अस्थमा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा रहे हैं कि दो सर्किल बनाए गए हैं, दो एयरवे बनाए गए हैं, जिसमें एक जो अपना ब्लैक कलर का है जिसके अंदर मसल्स और एयरवे दिख रहे हैं, तो प्रॉपर नॉर्मल एयरवे के रूप में आपको दिखाया गया है। और दूसरा जो है नैरो एयरवे के रूप में आपको दिखाया गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, किसी प्रकार का क्रॉनिक यानी लंबे टाइम से किसी इन्फेक्शन एजेंट का जो है एक्यूमुलेशन होने के कारण से जो एयरवे है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, जिसके कारण से रेस्पिरेशन लेने में उसको क्या होती है? प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी डेवलपमेंट हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अस्थमा, जिसके कारण से ब्रोंकी प्रॉपरली जो है इन्फ्लेट और एक्सप्लेट नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अस्थमा कहते हैं। अब ये अस्थमा होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ 6 कारण लिखे हैं इटियोलॉजी के रूप में, कि नंबर 1 है इन्वायरमेंटल फैक्टर, नंबर 2 है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, नंबर 3 है एलर्जेंट इनहेलेशन, नंबर 4 है स्ट्रेस और इमोशनल अपसेट, नंबर 5 है मेडिकेशन, नंबर 6 है स्ट्रॉन्ग ऑडियो एंड परफ्यूम। तो अब हम इनकी वन बाय वन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आप जनरली आप जानते होंगे कि किसी प्रकार का टेम्परेचर जो है वो चेंज होने के कारण हम लोग जो है अस्थमा से अटैक में, एक्यूट कंडीशन में अस्थमा अटैक हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी ह्यूमिडिटी के अंदर हम लोग हैं और उससे ड्राई एरिया के अंदर जा रहे हैं, तो उसके कारण से हम लोगों को अस्थमा अटैक हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि जो है पर्यावरण के जो कुछ फैक्टर्स हैं घटक टेम्परेचर को लेकर, ठंडा गरम, गरम ठंडा, या ह्यूमिडिटी के कारण, बारिश का मौसम, तो उन कारणों के कारण से भी हम लोगों को क्या हो सकता है? हमारे एयरवे जो है ब्लॉक नैरो हो सकते हैं और हमें अस्थमा अटैक हो सकता है। इसके अलावा सेकंड जो है हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन मतलब जो आज वातावरण के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट जो हैं, जैसे कि सिगरेट हुआ, इंडस्ट्रियल स्मोक हुआ, ओजोन का हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुए, ये बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, जो वो एयर पोल्यूशन करते हैं, और उसी के द्वारा हम लोग जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? अस्थमेटिक अटैक आने के चांस बन सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जेंट इनहेलेशन, यानी कि ऐसे एलर्जेंट जिनको हम इनहेल करते हैं, जिसके कारण से भी हमारे जो है एयरवे जो क्या हो सकता है? ब्लॉक हो सकते हैं या नैरो हो सकता है। ठीक है, जो मसल्स है एयरवे की वो क्या हो सकती है? इन्फ्लाम्ड हो सकती है, जिसके कारण से थिक्ड हो सकती है वो। तो ऐसी कंडीशन में कैसे, जैसे कि मान लो फूड ट्रीटेड विथ सल्फेट, बियर, वाइन, इन सब के कारण से हम लोगों को क्या हो सकता है? एलर्जेंट इनहेलेशन करने के कारण हो सकता है। या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या इमोशन हमारा जो है डिप्रेशन के अंदर है, तो उसके कारण भी हम लोग क्या हो सकते हैं? अस्थमा अटैक आ सकता है। या फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशन की। तो मेडिकेशन जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड, जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में हम सेवन करते हैं, तो वो अधिक मात्रा में अगर सेवन कर लेते हैं, तो वो अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो भी हमें अस्थमा अटैक आने के चांस बन सकते हैं। या फिर बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, उनका एक्सेसिव यूज़ करने के कारण हम लोगों को क्या हो सकता है? अटैक आने का चांस हो सकता है। तो ये सारे मेडिकेशन, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑडियो
एंड परफ्यूम्स, जो आजकल जो हम लोग देखते हैं कि डीओज वगैरह, परफ्यूम वगैरह की जो इनहेल, एथनॉल्स वगैरह, जो मेथनॉल्स एथनॉल्स की जो गैसेस हैं उसको स्ट्रॉन्ग ऑडियो, जो जिसकी गंध अच्छी एकदम ऑडियो अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो वो जब इनहेल कर लेते हैं तो उसके कारण से भी हमारे एयरवे क्या हो सकता है, इरिटेंट होकर ब्लॉकेज होने की संभावना हो सकती है। तो ये थे कुछ कॉजेज़ और इटियोलॉजी। इसी के आधार पर मैंने कुछ आपके यहाँ पे की ऑफ अस्थमा अटैक के बारे में बनाई है, जिसको हम लोग इजीली याद करके हम एग्ज़ाम के अंदर या फिर अपनी अस्थमा को टॉपिक को समझने के लिए हम अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया है नियर रोड, यानी कि नियर रोड यानी पास का सड़क। तो इसका हम लोग किस तरह से हम इसके कॉजेज़ निकाल सकते हैं, इसमें से एन फॉर नोज और साइनस प्रॉब्लम, यानी कि किसी प्रकार के पर्सन के अंदर नाक से रिलेटेड या नोज से रिलेटेड या उसके साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लंबे टाइम तक वो अगर चलती है तो वो भी किसको डेवलप कर सकती है, अस्थमा को डेवलप कर सकती है। ई फॉर एक्सरसाइज, यानी कि जब हम हाइपर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं या ओबेसिटी की कंडीशन होती है तो लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण से भी हम लोगों को क्या हो सकता है, अस्थमा अटैक देखने को मिल सकता है। या ए फॉर एयर पोल्यूशन, यानी कि हमारे आसपास का जो एयर इन्वायरमेंट है वो अगर पोल्यूटेंट है, यानी कि वो अगर प्रदूषित है, तो वो हम लोग जो है प्रदूषित गैस जो है वो हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, जिसके कारण से भी हमें अस्थमा अटैक होने की संभावना बढ़ सकती है। एंटीबॉडी एंटीजन जो है हमारे, वो रिएक्ट करके जो मास्ट सेल और बेसोफिल्स है उससे रिएक्ट करेंगे, और उसके साथ ही जो हमारे मेडिटेड रिलीज केमिकल कुछ जो हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन या ल्यूकोट्रेंस जो हैं, ये क्या होता है, रिलीज होते हैं, और इनके कारण से जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होने लग जाता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्स्ट्रक्ट होने लग जाता है, यानी कि छोटे नैरो होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें डिस्पनिया की शिकायत रहने लग जाती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। और वैसे ही बात करते हैं हम नॉन एलर्जिक अस्थमा की, तो उसके अंदर हमारा जो साथ देता है वो कौन देता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के कारण ये चीज़ें होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है तो एक एसिटिल कोलिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, जिसको वो क्या करता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करने का काम करता है, और इसके साथ ही जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करके हमें डिस्पनिया की शिकायत करते हैं। तो ये दो प्रकार की जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को बताई, जिसमें एलर्जिक और नॉन एलर्जिक के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ है। तो हम बात करते हैं वापस अपने की ऑफ अस्थमा अटैक पर, जहां हम एयर पोल्यूशन पे बात कर रहे थे। तो किसी प्रकार का एयर हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो जाए, तो जो पॉल्यूट एयर है वो इनहेल हो जाए, तो उसके कारण से भी हमारे ब्रोंक्यूल्स जो है क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर एयरवे को ब्लॉक कर सकते हैं। आर फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का सेकेंडरी डिजीज, मैं अक्सर बात करता हूँ किसी भी डिजीज़ को पढ़ाने के लिए, तो अक्सर मैं कॉजेज के अंदर बताता हूँ कि सेकेंडरी डिजीज इज अ रेस्पॉन्स हेल्पफुल ऑफ डिजीज़ मेंटेन, यानी कि किसी भी डिजीज़ को इंफॉर्मेशन करने के लिए, किसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो क्या होती है कि सेकेंडरी डिजीज़ उसकी हेल्पफुल होती है, सहायक होती है। जो कि मान लो यहाँ पर मैंने लिखा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी रिलेटेड अगर किसी प्रकार का संक्रमण है, जैसे कि क्रोजी हो गया, या फिर साइनस की साइनोसाइटिस हो गया, राइनोरिया हो गया, तो ये लंबे टाइम तक जब चलती है डिजीज़, तो ये लंबे टाइम यानी कि क्रॉनिक कंडीशन में जब डिजीज़ चलती है तो ये अस्थमा को भी डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपना आर फॉर रैपिड इफेक्ट ऑफ इमोशन। तो रैपिड इफेक्ट ऑफ इमोशन यानी कि हमारे बॉडी के अंदर डिप्रेशन होगा या स्ट्रेस होगा या फोबिया होगा या फियर होगा, तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो है हमारे रेस्पिरेटरी डिस्पनिया की कंडीशन जो है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और उसके कारण से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होने की चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्यूपेशनल फैक्टर के अंदर जैसे कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल का धुआं वगैरह जो है हम बॉडी के इनहेल कर लेते हैं। कुछ एलर्जेंट जो है वो ए फॉर एलर्जन मतलब जैसे परफ्यूम वगैरह है उनको हम इनहेल कर लेते हैं, तो उसके कारण से हो सकता है। डी फॉर ड्रग्स मतलब और ड्रग्स ओवरड्यूज के कारण, जैसे NSAID हुआ और बीटा ब्लॉकर्स हुए, ये सारी ड्रग्स का हम ओवरड्यूज यूज़ करने से भी हमें क्या हो सकते हैं, हमारे जो एयरवे है वो नैरो हो जाएगा और हमें अस्थमा अटैक होने का चांस हो सकता है। तो यहाँ डेफिनेशन की बात हमने की थी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवे, यानी कि जो एयरवे के अंदर
जो है इन्फेक्शन हो जाता है लंबे टाइम से, जो पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, या फिर कंजेक्शन हो जाता है, या उसकी दीवार जो है थिकनिंग होने लग जाती है, या उसके आसपास के अंदर म्यूकस का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो ये सारे जो कॉजेज है जो कि डिस्पनिया और वीजिंग की कंडीशन को डेवलप करते हैं और वहाँ का एयरवे को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, और इसी को हम अस्थमा अटैक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आगे इसके क्या क्या साइन सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो जी, अब हम बात करते हैं कि अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, यानी क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, पेशेंट को हम किस तरह से हम असेसमेंट करेंगे। तो पेशेंट सबसे पहले जो है पेशेंट का जो साउंड जो होगा, रेस्पिरेटरी साउंड जो है व्हीजिंग साउंड का आएगा, यानी कि व्हीजिंग यानी विशल टाइप का आएगा, या डिस्पनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। पेशेंट के अंदर जो है डिफिकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। पेशेंट जो है बार बार कफिंग करना स्टार्ट कर देगा। कफिंग मतलब बार बार कफिंग का मतलब अर्ली नाइट के अंदर या अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है पेशेंट को कफिंग सबसे ज़्यादा आएगा। पेशेंट का जो साउंड है, जो रेस्पिरेटरी साउंड है, वो रोंकी भी हो सकता है, या विजिंग भी हो सकता है, विशल टाइप का भी हो सकता है। और पेशेंट का जो चेस्ट है वो हमें टाइटनेस टाइप का फील होगा, यानी उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेशेंट को लगेगा कि मुझे चेस्ट के ऊपर कुछ भार रख दिया है। तो ऐसा पेशेंट जब, और या फिर ये अटैक जब पेशेंट को जब भी अस्थमा अटैक आएगा तो वो कुछ मिनट के लिए हो सकता है या कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण जो है हमें अस्थमा के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। वेजिंग, डिस्पनिया, कफिंग, रोंकी, चेस्ट टाइटनेस और अस्थमा अटैक। तो ये सारे पेशेंट के अंदर देखने के बाद हम पेशेंट का क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस के अंदर हम यही असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि पेशेंट का जब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है तो उसको असेस करेंगे। उसके अलावा दूसरा हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट के अंदर इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पाल्पिटेशन, ये सारे प्रोसीजर यूज करके हम पेशेंट का असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो असेसमेंट रहेगा वो अस्कल्टेशन का रहेगा, क्योंकि हम जो लंग चेस्ट के अंदर जो ब्रीथिंग साउंड है वो हम अस्कल्टेशन के द्वारा स्टेथोस्कोप की सहायता से हम हियरिंग कर सकते हैं और पेशेंट को पता लगा सकते हैं व्हीजिंग साउंड आ रहा है या रोंकी साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे साउंड के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। पेशेंट के पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री जो है मेडिकल एंड सर्जिकल या पहले की सेकेंडरी डिजीज़ का अगर किसी प्रकार का कोई हिस्ट्री है तो वो हम फैमिली हिस्ट्री है तो उसके बारे में हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पायरोमेट्रिक टेस्ट होता है, स्पायरोमेट्रिक टेस्ट हम करवा सकते हैं। पेशेंट का ब्लड टेस्ट के अंदर हम एबीजी टेस्ट कर सकते हैं। एबीजी के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है एसिडोसिस की कंडीशन इंक्रीज, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो एबीजी के अंदर हमें एसिडोसिस देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिमिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। तो उस कंडीशन के बारे में भी हम असेसमेंट कर सकते हैं, या फिर पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं। ठीक है, या अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथिंग साउंड हम कर सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोसिस थे पेशेंट को असेसमेंट करने के, डायग्नोसिस निकालने के। अब हम बात करते हैं अस्थमा का मैनेजमेंट। तो जिस तरह से मैंने आपको कॉजेज, अस्थमा के कॉज के बारे में ट्रिक बताए थे नियर रोड, तो वैसे ही मैंने मैनेजमेंट एक ट्रिक के रूप में मैंने स्मॉल ट्रिक बनाई है जिसमें मैंने लिखा है अस्थमा, यानी कि जिस डिजीज़ को हम पढ़ रहे हैं वही डिजीज़ का नाम ही उसका मैनेजमेंट है। इस तरह से मैंने इसको इजी वे में आपको समझने के लिए ट्रिक बनाई है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अस्थमा का सबसे पहला ए फॉर्म जो होता है, तो ए का मतलब होता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स, यानी कि हम पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, एड्रेनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि साल्बुटामोल हुआ, अल्बुट्रेरोल हुआ। ये सारे ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे जो क्या करेंगे, वाइडिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर, यानी बीटा रिसेप्टर के द्वारा जो एयरवे की जो मसल्स है उसको क्या करेगी, रिलैक्स करने का काम करेगी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। सेकंड, एस फॉर स्टेरॉयड देंगे हम पेशेंट को, तो स्टेरॉयड के द्वारा हम पेशेंट के अंदर प्रेडनिसोलोन हुआ, डेक्सोना दे सकते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है स्टेरॉयड वो प्रोवाइड कराएगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। T4 थियोफाइलिन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको हम जेनेथिन डेरिवेटिव ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है और स्पेशली जो ब्रोंकी की मसल्स है उसको रिलैक्सेशन करने का काम करती है। H4 हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब हम पेशेंट को IV लाइन भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को जब अस्थमा अटैक रहेगा तो लॉस ऑफ हेपेटाइटिस की कंडीशन रहेगी, पेशेंट कुछ खाएगा नहीं, तो हम IV लाइन के माध्यम से भी पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका
न्यूट्रेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। एम फॉर मास्क, यानी कि ऑक्सीजन हाइपोक्सिमिया की कंडीशन होगी तो पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हम मास्क के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एम फॉर हो गया मास्क। ए लास्ट बच्चा है अस्थमा का ए का मतलब हो गया एंटी कोलिनर्जिक, यानी हम पेशेंट को जो है एट्रोपिन सल्फेट या फिर ट्रोपियम जो ड्रग्स आती है वो हम पेशेंट को देंगे, जिससे जो क्या करेगी पेशेंट को स्मूथ मसल्स करने का, रिलैक्सेशन करने का काम करेगी। और जो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, जो म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रेशन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगी, उसको रोकने का काम करेगी। तो ये सारे मैनेजमेंट जो है मैंने मेडिकल मैनेजमेंट जो है आपको एक ट्रिक के रूप में समझाया। अस्थमा, ए फॉर एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एस फॉर स्टेरॉइड, T for थियोफाइलिन, H for हाइड्रेशन, M for मास्क, A for एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसके अलावा कुछ ऐसे मैनेजमेंट भी है नर्सिंग मैनेजमेंट जिसको हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को जो है निम्बुलाइजर भी कर सकते हैं हम, जिसके अंदर निम्बुलाइजर कर सकते हैं। और पेशेंट को जब अस्थमा अटैक आता है तो हम उसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन कर सकते हैं कि किसी प्रकार का सिक्रेशन है तो वो एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जिससे डिसिप्लिन रिलीवेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे पेशेंट को कहेंगे कि भाई ऑटो सप्लाई उसकी कनेक्ट करेंगे। तो और एंजाइटी रिलेटेड जो है पेशेंट को कंसल्ट करेंगे कि किसी प्रकार का उसको टेंस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये सारे कुछ मैनेजमेंट है जो नर्सिंग मैनेजमेंट के रूप में हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। और हेल्थ एजुकेशन के रूप में हम पेशेंट को कह सकते हैं कि आगे से जब आप रिकवर हो जाएं तो एलर्जेंट जो है उनसे दूर रहें, अवॉइड करें उनको। कोल्ड वेदर जो है यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि आपको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर जो है सर्वाइव नहीं करना है। जब भी हम माउथ से ब्रीथिंग करने के जो आपकी जो एक्टिविटी है उसको कम करना है। तो वायरल इन्फेक्शन पीपल जो है उससे दूर रहना है, यानी किसी भी ऐसे पीपल जो लोग जिनको वायरल इन्फेक्शन हो रखा है उससे थोड़ा सा अवॉइडनेस बना के रखें। या फिर एक्टिव और पैसिव कंडीशन की जो स्मोकिंग है उससे हमें अवॉइड करना है। तो ये सारे मैनेजमेंट हम पेशेंट को बताकर, हेल्थ एजुकेशन देकर हम पेशेंट को रिकवरिंग कर सकते हैं और उसके वापस पेशेंट की अस्थमा अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था अस्थमा पे कुछ डिजीज़ विवरण आपके सामने। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी